हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आता है, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा चैप्टर है, इसको 15 मिनट में खत्म करेंगे, मैं गारंटी बताता हूं। इस वीडियो के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल बिहेवियरल वेलबीइंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल बिहेवियर वेलबीइंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंडिया वाज द फर्स्ट, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट याद रखना है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? इंडिया ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1951। अगर बात करें इसका गोल क्या था, इसका मकसद क्या था? टू अचीव द कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल बिहेवियर वेलबीइंग फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी बनाने के लिए इसे किसके प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है? तो इसके लिए फुल फॉर्म आता है RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड दी स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम एंड दी स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ है। आपके एनसीईआरटी में डिफरेंट डाटा दिया हुआ, जैसे 1900 के अंदर जो पॉपुलेशन थी पूरे विश्व की 1.2 बिलियन थी, वहीं 2000 आते आते 7.2 बिलियन हो गए, 6 बिलियन हो गई। वहीं 2011 आते आते 7.2 बिलियन हो गए। यानी कि पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। यानी कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। मेथड हम कौन सा यूज करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम मेथड का यूज करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड वो होता है जिससे 2 चाइल्ड के बीच में गैप किया जाता है या स्पेसिंग किया जाता है। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया हुआ है एमनियोसेंटेसिस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम में एक और पॉइंट दिया हुआ है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की बात करें, एमनियोसेंटेसिस होता क्या? इंडिया के अंदर इसको कंप्लीटली बैन किया गया है। एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है? एक एम्ब्रियो के चारों तरफ है एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई गई। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नाम होता है एमनियन। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नाम होता है एमनियन मेम्ब्रेन के चारों तरफ यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसके चारों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड काम क्या होता है? ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो, इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ में नरे यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर से बचाता है। ये जो एम्ब्रियो के कुछ सेल्स कब गिरते हैं? आफ्टर दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे एम्ब्रियो के कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं? टूट के गिरने लगते हैं। इसे एमनियन के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अब हम इस सेल्स का क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं। क्या क्या पता लगाया जा सकता है? जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे? कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिफेंटर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, हम किससे पता लगा सकते हैं? इस एमनियोसेंटेसिस से पता लगा सकते हैं। सेक्स ऑफ एम्ब्रियो का सेक्स क्या है? मेल है या फीमेल है? उसको भी क्रोमोसोमल एनालिसिस से क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं बाय द एमनियोसेंटेसिस। क्या नहीं पता लगा सकते? जैसे मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, जॉन्डिस का हम पता नहीं लगा सकते किसे? इस एमनियोसेंटेसिस से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके अभी तक कितने हो गए? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन 1951 टू स्टार्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आता है कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड में दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मेथड, एक होता है परमानेंट मेथड। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे, और बाकी चीजें नहीं पढ़नी है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ये पढ़ के चले गए आपका 8 मार्क्स पक्का है। परमानेंट में अगर हम बात करें तो परमानेंट मेथड में आता है सर्जिकल मेथड। अगर सर्जिकल मेथड को एक बार करवा लिया गया तो यहाँ पे इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक बार सर्जरी हो गई, आपका सर्जिकल मेथड हो गया, तो इसको किसी को फिर से अगर चाइल्ड चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरा जो होता है वो टेम्परेरी मेथड होता है या फिर स्पेसिंग मेथड होता है। स्पेसिंग का मतलब है, मान लें कोई चाइल्ड है, इस चाइल्ड के बीच में गैप चाहिए कितना, 5 साल का, तो 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, इन मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद जब हमें क्या चाहिए, चाइल्ड चाहिए, तो हम इस मेथड को विड्रॉल करेंगे और हमें क्या हो जाएगा, वहां पे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हम क्या करते हैं, नेचुरल मेथड में हम नेचुरल चीजों का यूज करके क्या करते हैं, स्पेसिंग करने का काम करते हैं। वहीं बैरियर मेथड में हमें स्पर्म और ओवम के एंट्री को रोकते हैं, स्पर्म एंड ओवम को आपस में मिलने से रोकते हैं। वहीं केमिकल मेथड में हम केमिकल का यूज करके क्या करते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं या तो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, आईयूडी। इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे इंट्रायूट्राइन डिवाइस 3 तरह के होते हैं। एक होता है केमिकल मेथड, एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एक होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, एक होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नेक्स्ट आता है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव में हम टेबलेट का यूज करते हैं, जैसे सहेली हो गया, मालाडियन, मालायन हो गया। नेक्स्ट आता है इंजेक्टेबल मेथड। इंजेक्टेबल मेथड में हम कुछ हार्मोन को क्या करते हैं, अपने स्किन के अंदर, सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, धीरे धीरे निकलता रहता है और यहाँ पे कंट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम करता है। सबसे पहले हम बात करें नेचुरल मेथड की। सबसे पहला हमारे पास आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सेंस आर दी रिदम मेथड। पीरियोडिक एब्सेंस या फिर रिदम मेथड, ये क्या होता है पीरियोडिक एब्सेंस या रिदम मेथड। तो आपको पता है जो क्वाइटस होता है 10 to 17 डेज, 10 to 17 डेज, इस दिन में जो चांस ऑफ प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन का जो चांस होता है सबसे ज्यादा होता है किसके, 10 से 17वें दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन क्या होता है, 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो 10 से 17 दिन तक का अगर क्वाइटस होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन के चांस होते हैं। तो हम क्या करें, 10 से 17 दिन तक अगर हम क्या करें, पीरियोडिक एब्सेंस करें, क्वाइटस को ना करें, तो क्या होगा, यहाँ से बचा जा सकता है किसे, फर्टिलाइजेशन से। नेक्स्ट आता है विड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड की अगर हम बात करें, इसमें होता क्या है, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जो मेल होता है अपना पेनिस क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, इसी को कहता है विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। नेक्स्ट आता है लैक्टेशनल एमनोरिया या फिर इसी को एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जब मदर क्या होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जब पार्चुरेशन होता है 9 मंथ ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, तो पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, 6 महीने तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जब बच्चे को लैक्टेशन पीरियड चलेगा, दूध पिलाएगी 6 महीने तक, उस समय उसके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं। नेचुरल मेथड में आपको 2 पॉइंट याद रखना होगा, यहाँ पे फेलियर के चांस मैक्सिमम होते हैं, चांस ऑफ फेलियर क्या है, मैक्सिमम है, चांस ऑफ फेलियर मैक्सिमम है। वहीं साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कितना होता है, यहाँ पे साइड इफेक्ट जो होता है ये मिनिमम होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पे चांस है जो है मैक्सिमम है और साइड इफेक्ट क्या करें, मिनिमम है। साइड इफेक्ट मिनिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी केमिकल का, किसी भी हार्मोन का यूज नहीं करें, किसी भी दवा का यूज नहीं करें, तो जो चांस है वो मैक्सिमम हो जाता है, फेलियर करके साइड इफेक्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहला है कंडोम। जो कंडोम होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। जो कंडोम है ये मेल कंडोम,
दिस इज द मेल कंडोम, और मेल कंडोम का सबसे फेमस है ब्रांड क्या है, निरोध। फिर आता है कंडोम जो है ए फीमेल के लिए भी अवेलेबल होती है, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप है, बोल्ट एंड डायाफ्राम, ये तीनों चीजें आपके किसके लिए है, केवल फीमेल के लिए है, फीमेल। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायाफ्राम किसके लिए है, केवल फीमेल के लिए। वहीं कंडोम की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। यहाँ पे जो सर्वाइकल कैप होते हैं, वॉल्ट होते हैं, डायाफ्राम होते हैं, ये रियूजेबल होते हैं, इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन जो कंडोम होते हैं केवल वन टाइम यूजेबल होते हैं। फिर बात करें इसका यूज कैसे किया जाता है, इसको फीमेल के सर्वाइकल कैप सर्विक्स के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे वो क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है और स्पर्म एंड ओवम को आपस में मिलने नहीं देता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, बैरियर मेथड नाम दिया है। याद क्या रखना है, केवल एग्जांपल याद रखना है कि कौन कौन से यहाँ पे बैरियर मेथड के एग्जांपल है और यूज कैसे किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आईयूडी या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस। आईयूडी की बात करें तो आईयूडी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल है लिप्स लूप, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप्स लूप काम क्या करता है, जो लिप्स लूप होता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, increase phagocytosis of the sperm in the uterus, phagocytosis of sperm in uterus, phagocytosis of sperm in the uterus। यूट्रस के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म जाता है उसके फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देता ताकि क्या हो, जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज ना कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर आते हैं वो है कॉपर रिलीजिंग आईडी। हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो आपके डायरेक्ट मैचिंग के फॉर्म में पूछे जाएंगे या तो डायरेक्ट की क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आईडी। कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर 7 मल्टीलोड 375 काम क्या करते हैं, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं। अगर स्पर्म क्या करेगा, मूव ही नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। साथ में फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करते हैं, सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या करते हैं, सप्रेस करने का काम करते हैं। कॉपर 7 मल्टीलोड 375 काम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सप्रेस मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के दो एग्जांपल आपके दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरॉन। LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरॉन काम क्या करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी काम क्या करते हैं, ये यूट्रस को सुटेबल बनाते फॉर द इम्प्लांटेशन, मेक यूट्रस unsuitable for implantation। ये यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और यहां पे क्या करते हैं, सर्विक्स को होस्टाइल बनाते हैं, होस्टाइल सर्विक्स को कैसा बनाते हैं, होस्टाइल बनाते हैं। इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी एग्जांपल क्या है, लिप्स लूप है, क्या काम करते हैं, ए इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस। नेक्स्ट आता हमारे पास कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, काम क्या करते हैं, ए सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, साथ में ए फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करने का काम करते हैं। एग्जांपल क्या है, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन LNG-20 काम क्या करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए एंड सर्विक्स को होस्टाइल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड में एक एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सहेली की अगर हम बात करें, वीकली ओरल पिल्स होता है, यानी कि 7 दिनों में एक बार लिया जाता है। वीकली पिल्स 7 दिनों में एक बार लिया जाता है। होता क्या है, ए नॉन स्टेरॉइडल होता है, नॉन स्टेरॉइडल। अगर नॉन स्टेरॉइडल है यानी कि इसके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। नो एस्ट्रोजन नो प्रोजेस्टेरॉन, नो एस्ट्रोजन एंड नो प्रोजेस्टेरॉन,
नो एस्ट्रोजन नो प्रोजेस्टेरॉन, इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। काम क्या करते हैं, जो सहेली होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं, इनका काम होता है ए ओवल्यूशन, प्रिवेंट ओवल्यूशन, ए ओवल्यूशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप करने का काम किया था CDRI लखनऊ ने। CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ ने किसने डेवलप किया था, CDRI लखनऊ ने। क्या होते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, नॉन स्टेरॉयडल होते हैं और ओवल्यूशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और आता है यहाँ पे वीकली ओरल पिल्स में, डेली ओरल पिल्स में मालाडी एंड मालायन, मालाडी एंड मालायन, मालाडी एंड मालायन, मालाडी एंड मालायन। ये जो मालाडी एंड मालायन है ये वीकली डेली ओरल पिल्स होते हैं, सॉरी वीकली नहीं, डेली ओरल पिल्स होते हैं। इसको 21 दिनों तक लगातार लिया जाता है। ये भी क्या काम करते हैं, ओवल्यूशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। अगर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो यहाँ पे दो एग्जांपल आता है। सबसे पहला है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स में दो एग्जांपल आता है। सबसे पहला है अनवांटेड 72, अनवांटेड 72, क्या है, अनवांटेड 72। नेक्स्ट हमारे पास है जो पॉइंट है वो है ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड हो गया। ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड के बाद नेक्स्ट आता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में दो आते हैं, एक होता है सर्जिकल मेथड, दूसरा होता है आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड की अगर हम बात करें तो दो तरीके का होता है, एक होता है वैसोक्टॉमी, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। जो वैसोक्टॉमी होता है मेल के अंदर किया जाता है, वैसोक्टॉमी मेल के अंदर किया जाता है, इसको हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं। होता क्या है वैसोक्टॉमी के अंदर, जो वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और बांध दिया जाता है, ये होता है वैसोक्टॉमी। यहाँ पे क्या स्पर्म का फॉर्मेशन रोका गया नहीं, स्पर्म का पाथ रोका गया है, स्पर्म की एंट्री को रोका गया है, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को रोका गया है। वहीं जो ट्यूबेक्टॉमी होता है, ट्यूबेक्टॉमी में किया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, बांध दिया जाता है। क्या यहाँ पे ओवल्यूशन को रोका गया नहीं, यहाँ पे केवल ओवम के ट्रांसफर को रोका गया, ओवम के पाथवे को रोका गया। तो ये होता है ट्यूबेक्टॉमी, ये होता है वैसोक्टॉमी। किसके अंदर वैसोक्टॉमी होगा, मेल के अंदर वैसोक्टॉमी होगा, फीमेल के अंदर क्या होगा, ट्यूबेक्टॉमी होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। पूरे विश्व में जितने भी प्रेगनेंसी होते हैं उसका 1/5 क्या होता है, हर साल टर्मिनेट कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसके लिए कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी है, जिसके लिए क्या होता है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर के ही क्या कर सकता है, इसका IMTP कर सकता है, अबॉर्शन कर सकता है। कब लीगलाइज हुआ था, तो इंडिया के अंदर 1971 के अंदर इसको लीगलाइज किया गया था। बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड ट्राइमेस्टर तक क्या होता है, सेफ होता है। सेकंड सेफ है, सेफ एट सेकंड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर कब तक सेफ होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक सेफ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इनफर्टिलिटी दो तरीके से ठीक की जा सकती है, एक होता है इन विवो, एक होता है इन विट्रो। इन विवो, दूसरा होता है इन विट्रो, इन विट्रो। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, एंड विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बीबी। यहाँ पे इसके एग्जांपल कौन से हैं, जो इन विट्रो का एग्जांपल है वो है ZIFT, ZIFT का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। वहीं इन विवो का एग्जांपल क्या है, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, साइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन, साइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन एक इसके एग्जांपल है, इन विवो के एग्जांपल है। ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जब जाइगोट को 8 सेल स्टेज तक क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको क्या नाम देता है, जिफ्ट नाम देता है। वहीं अगर 32 सेल स्टेज है उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया गया तो नाम देता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। आई होप समझ में आया होगा। आपको पढ़ना क्या है, आपको केवल दो चीजें पढ़नी है, एक कंट्रासेप्टिव मेथड, दूसरा आपका इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में ZIFT, IUT एंड GIFT CT। बस इतना आपको याद रखना, इससे ज्यादा इससे चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बेस्ट तरीके से अपना एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।